ऑपरेशन टू किल चैप्टर 4। इंडिया की गुप्त जासूसी संस्था एफआईए का ठिकाना। जैनी एक कमरे में कुर्सी पर बैठी हुई थी और दीवान कपूर अभी उसके पास पहुंचे थे। जैनी के चेहरे का रंग फक पड़ा हुआ था। वो परेशान नजर आ रही थी। तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों पकड़ा गया है? मैं, जैनी ने कहना चाहा। हम जिन हैं, एफआईए वाले। और तुम? कौन जिन? कैसी एफआईए? जैनी जी की। मैं तुम लोगों को नहीं जानती। तुम जानती हो, कपूर कठोर स्वर में कह उठा। ज़्यादा चालाक बनने की चेष्टा ना करो। हम वही लोग हैं जिनके लिए 8 साल पहले तुमने क्रोशिया में $1000 के लिए ड्यूक हैरी और ब्रिगेडियर छिब्बर के नामों से बुक होने वाले केबिनों के बारे में पता किया था। हमें पहचानने से मैं इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि तब तुम मन्नू के साथ काम की बात खिसक गई थी और तुम लीवनो में रहने लगे। इस दौरान मन्नू ने तुम्हें अवश्य बताया होगा कि वो क्या काम करने क्रोशिया आया था। तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानती हो। तुम हालात को भी अच्छी तरह पहचान रही हो। हमसे चालाकी मत दिखाओ। जैनी कपूर को देखने लगी, फिर बोली, मन्नू कहाँ है? वो हमारे हाथों से बच निकला है, कपूर ने कहा। मुझसे क्या चाहते हो? जैनी का स्वर शांत था। पहले हम में कुछ बातें स्पष्ट हो जाए, उसके बाद बात आगे करेंगे, कपूर बोला। तुमने और मन्नू ने वहाँ हमारे 2 एजेंटों की हत्या की। जब हम पीछे पड़े तो तुम लोग इंडिया की तरफ भाग निकले। जैनी कपूर को देखती रही। तुम लोगों ने अमेरिकन विदेश मंत्री की हत्या से जुड़ी बातें अमेरिकी सरकार को बेची। ये झूठ है। क्यों? क्या तुम लोग क्रोशिया में माइक से नहीं मिले? माइक प्लेन में तुम लोगों के साथ इंडिया नहीं आया? ये सब गलत है। सच बात पर तुम लोग यकीन नहीं करोगे। क्या कहना चाहती हो? पहली बात तो ये कि मेरा इस सारे मामले में कोई वास्ता नहीं है, जैनी ने गंभीर स्वर में कहा। दूसरी बात यह है कि मन्नू माइक से मिला अवश्य, परंतु उसे कुछ बताया नहीं। ये कैसे मुमकिन है? यह सच है तो वो माइक से मिला क्यों? मन्नू को $1 लाख का उधार लीवनो के मार्शल को चुकाना था। मार्शल ने मुझे कैद कर रखा था और 1 महीने का वक्त दिया था मन्नू को कि अगर उसने $1 लाख नहीं दिए तो उसे भी मार दिया जाएगा। यानी कि मन्नू को $1 लाख की सख्त ज़रूरत थी। इसलिए उसने सीआईए से संबंध बनाया कि वो ड्यूक हैरी की हत्या से वास्ता रखती बातें बताना चाहता है, जबकि ऐसा उसका कोई इरादा नहीं था। वो तो सीआईए से $1 लाख झटकना चाहता था कि मेरे को और ख़ुद को मुसीबत से बचा सके। सीआईए ने माइक को क्रोशिया भेजा, लेकिन तुम लोगों को ये सब होने की खबर मिल गई। तुम्हारे आदमी पहले ही उस नाइट क्लब में मौजूद थे। आगे कहो। माइक से मन्नू मिला। वो $10 लाख तहक़ात के हिसाब से लाया था, परंतु मन्नू ने उससे $1 लाख ले लिए और दोबारा मिलने को कहा, जबकि मन्नू का इरादा उससे दोबारा मिलने का नहीं था, गायब हो जाने का था। तभी उन्हें पास में ही तुम्हारे एजेंट के होने का आभास हुआ, जिसे कि मन्नू ने मार दिया। वो तुम लोगों से डरा हुआ है, जैनी गंभीर स्वर में कहती जा रही थी। फिर जब वो लीवनो अपने फ्लैट पर पहुंचा तो वहां तुम्हारा आदमी उसे मारने पहुंच गया, जिसे कि मन्नू मारकर भाग निकला। उसके बाद सुबह उसने मार्शल को $1 लाख देकर मुझे हासिल किया। तब मुझे पता चला कि वो कैसी मुसीबत में फंस चुका है। बहरहाल हमने उसी व वहाँ से भाग निकलने का प्रोग्राम बनाया। पासवर्ड मन्नू साथ ही लाया था। हम जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंचे और इंडिया जाने वाली प्लेन में सीटें भी मिल गईं। दीवाना कपूर जैनी की बात को गंभीरता से सुन रहे थे। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे प्लेन में माइक भी है। वो प्लेन में हमसे मिला। वो ड्यूक हैरी की हत्या के सिलसिले की सारी बात जानना चाहता था, परंतु हमने उसे कुछ नहीं बताया, जबकि उसने हमें कई तरह के लालच दिए। हम कैसे यकीन कर लें कि तुम दोनों ने उसे कुछ नहीं बताया? मैं कह रही हूँ, इसलिए यकीन करो। क्यों नहीं बताया, जबकि वो तुम दोनों को तगड़े लालच दे रहा था? बस हमने नहीं बताया। हम उसे कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। विश्वास नहीं होता। यही सच है। तभी खामोश खड़ा दीवान क्या उठा। 8 साल पहले तुम और मन्नू क्यों खामोशी से खिसक गए थे? मन्नू ने 20 लाख रुपए भी नहीं लिए। इसका जवाब तो तुम लोगों के पास है। जैनी का स्वर तीखा हो गया। हमारे पास? हाँ। तुम लोग काम के पश्चात मन्नू, राघव, तीरथ और मुझे मार देना चाहते थे। ऐसा तो नहीं था, कपूर क्या उठा। मन्नू ने तुली को काम करने के बाद फ़ोन पर बातें करते सुना था। दूसरी तरफ कोई दीवान था। दीवान उसे कह रहा था कि उन लोगों को ख़त्म कर देना बेहतर होगा। जबकि तुली ने इस बात पर एतराज़ जताया तो उधर से दीवान ने कहा कि तुम लोग इंडिया पहुंचो, तब इस बात का फैसला करेंगे। उस वक्त तुली को नहीं पता था कि कार के पीछे वाली सीट पर मन्नू लेटा हुआ सारी बातें सुन रहा है। उसके बाद तो मन्नू को अपनी जान खतरे में लगी। तब वो मुझे पसंद करने लगा था, इसलिए मुझे भी बचाया, अपने साथ ले गया। वो राघव और तीरथ को भी ये बात बता देना चाहता था, परंतु तब वे वहाँ से जा चुके थे। क्षण भर ठिठक कर जैनी तीखे स्वर में क्या उठी। तुम लोगों ने कमीनापन किया। पहले तो हम लोगों से अपना काम लिया, फिर हमारी जान लेने की सोचने लगे। हमने किसी को नहीं मारा। राघव, तीरथ जिंदा है, दीवान बोला। वो मैं नहीं जानती, परंतु तब सबको खत्म कर देने की बात हुई थी। हाँ हुई थी, दीवान ने सिर हिलाया। मैं ही दीवान हूँ। ओह, जैनी की नज़र दीवान पर टिकी। तुमने जो कहा ठीक कहा। अब तुली से मेरी ये बात हुई थी, दीवान बोला। इसी वजह से मन्नू और मुझे लीवनो में छुप कर रहना पड़ा। लेकिन 4 साल बाद हमें पता चल गया था कि तुम दोनों लीवनो में हो। चूँकि तुम खामोशी से रह रहे थे, इसलिए हमने तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहा। अब यह मामला तभी शुरू हुआ जब मन्नू ने सीआईए से संपर्क किया। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि तब मन्नू को $1 लाख की सख्त ज़रूरत। माइक को क्या बताया कि ड्यूक हैरी की हत्या के वक्त वहाँ कौन कौन था? कुछ नहीं बताया उसे। हमसे झूठ मत बोलो। हम मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। कपूर सिर हिलाकर दीवान से क्या उठा। ये सीधी तरह नहीं मानने वाली। जैनी गुस्से से क्या उठी। विश्वास करो मेरा, मैं सच कह रही हूँ। इसे नारंग के हवाले कर दो, दीवान बोला। वही इसका मुंह खुलवाएगा।
जैनी पुनः गुस्से से कह उठी। तुम लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं कि माइक को सीआईए को मैंने या मन्नू ने कुछ नहीं बताया? कपूर ने जैनी से कहा। तीरथ हो राघव के बारे में तो बताया होगा? नहीं, हमने ज़रा भी मुंह नहीं खोला, लेकिन माइक ये ज़रूर कहता रहा कि वो जानता है कि ड्यूक हैरी की हत्या के पीछे एफआईए का हाथ है। लेकिन उसे एफआईए के खिलाफ सबूत चाहिए, परंतु हमारा मुंह बंद रहा। इसे नारंग के हवाले करेंगे, दीवान ने कहा। वही इसके मुंह से सच निकलवाएगा। पागल हो तुम लोग, तुम, जैनी कहती रह गई। दीवाना कपूर कमरे से बाहर निकले, दरवाज़ा बंद किया और आगे बढ़ गए। मेरे ख्याल से जैनी सच कहती लगती है, कपूर ने कहा। यह गंभीर मामला है, हम आसानी से उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। अगला दृश्य। राघव पैदल ही बाजारों में घूम रहा था। चेहरे पर गंभीरता थी। वो चाहता था कि तुली उसे फिर देख ले, उसके सामने आए, ताकि उससे बात कर सके। इसमें खतरा भी था। तुली कहीं से उसे गोली मार सकता था, परंतु राघव यह खतरा उठा रहा था। वो तुली के बारे में, तीरथ, मन्नू और जैनी के मामले को जानना चाहता था कि आखिर इन सब लोगों के साथ मिलकर उसने क्या काम किया था, और आज तुली उसकी जान क्यों लेना चाहता है। राघव ने बहुत सोचा, परंतु उसे कुछ भी याद ना आ सका था। बहरहाल राघव खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खुले में रखना चाहता था कि तुली से उसका सामना हो सके। अगला दृश्य। तीरथ के मस्तिष्क में उलझन का तूफान उठा हुआ था। वो खुद को तुली कह रहा था, जो कि उसे मारने उसके ठिकाने तक आ पहुंचा था। उसका कहना था कि राघव, मन्नू, जैनी के साथ मिलकर उसने किसी की हत्या की थी 20 लाख में। फिर उनकी उस वक्त की याददाश्त मिटा दी गई कि उस मामले के बारे में उसे कुछ भी याद ना रहे। अब वो तुली से मारना पहुंचा था। उसका कहना था कि उसने राघव को भी मारना चाहा, परंतु वो बच निकला था। आखिर कौन था तुली? अब क्यों उसके पीछे है? उसे याद भी तो नहीं आ रहा कुछ। यूं तीरथ के टिकने को कई जगह थी, परंतु वह ऐसी किसी भी जगह पर नहीं छिपना चाहता था जहां तुली पहुंच जाए। तुली को उसके छिपे होने की खबर मिल सकती थी। जाने वो कौन था, लेकिन खतरनाक था। जिस प्रकार वो उसे मारने उसके पास आ पहुंचा था, उससे स्पष्ट था कि वो हौसले वाला है। यूं वो तुली की कई बातों का ज़रा भी यकीन नहीं करता, परंतु उसे तुली को देखते ही इस बात का एहसास हुआ था कि वो उसे जानता है, कहीं देखा है उसे। यही वजह थी कि वो तुली की बातों का यकीन करने को मजबूर था। वो अच्छा निशानेबाज है, ये बात भी वो तुली जानता था। उसके ड्रग्स के धंधे के बारे में भी तुली जानता था। और भी जाने क्या क्या जानता होगा वो उसके बारे में। जाने क्यों तीरथ तुली से डर सा गया था। ये राघव कौन है, मन्नू कौन है, जैनी कौन है? उसे किसी के बारे में भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या मामला है, किसको मारा था उसने। तुली अकेले ही था। अगर उसके और साथी होते तो तभी आ गए होते जब तुली वहाँ था। तीरथ को लग रहा था कि उसके सामने खामा खा की नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मन ही मन उसने यही सोचा कि आज रात वो किसी होटल में बिताएगा। उसके बाद सोचेगा कि तुली के मामले में क्या करना है। उसने भानु को फ़ोन किया। सर जी, आप कैसे हैं, कहाँ हैं? भानु की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं ठीक हूँ, कोई नई बात? तीरथ ने पूछा। नहीं, कोई नई बात नहीं। वो आदमी तो उसी वक्त भाग गया था बचकर। वो कौन था? मैं नहीं जानता कौन था। पुलिस तो नहीं आई? आई थी, गोली चलाने के बारे में पूछ रही थी। हमने कह दिया कि इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। दीपू पुलिस वालों को सब कुछ बताने लगा था, लेकिन रहीम ने उसे वक्त पर पीछे खींच लिया। पुलिस के जाने के बाद अच्छी धुनाई की दीपू की। दीपू तंदूर में नान रोटी लगाने वाला लड़का था। वो आदमी होटल में फिर देखे तो उसे कुछ मत कहना। वो पंगा खड़ा करे तो पुलिस को बुला लेना। ठीक है, आप नहीं आ रहे? अभी नहीं, तीरथ ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। रात के 9 बज रहे थे। तीरथ का प्रोग्राम था कि डिनर के बाद होटल में कमरा लेगा कहीं। उस वक्त वो दादर में था। वहाँ पंजाबी पहलवान का खाने का होटल था। तीरथ वहाँ कई बार खाना खा चुका था। वहीं उसने खाने की सोची और पंजाबी पहलवान के होटल पर जा पहुँचा। तीरथ ने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ राघव उसे मिलेगा। अगला दृश्य। तीरथ एक टेबल पर बैठा तो फ़ौरन 20 साल का लड़का वहाँ पहुँचा। नमस्ते साहब जी, वो पानी रखता बोला। अब की बार तो बहुत दिनों बाद आए। हाँ, तीरथ मुस्कुराया। याद है मैं क्या खाऊंगा? पक्का याद है साहब जी, 10 मिनट में लाया। वो चला गया। रेस्टोरेंट में इस वक्त भीड़ थी, शोर हो रहा था। तीरथ के पीछे वाली सीट पर राघव बैठा हुआ खाना खा रहा था। दोनों की कुर्सियों की पुश्त आपस में सटी हुई थी। तभी राघव का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन निकाला, बात की। हाँ, राघव बोला। तेरे को कहा था कि तूने घर पर रहना। एक्स्ट्रा को गुस्से भरा सर कानों में पड़ा। फ्लैट में बंद रहकर क्या करता बेवकूफ़, तेरे को खतरा। उसी खतरे को तो ढूंढ रहा हूँ, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। तीरथ को लगा कि उसने ये आवाज़ सुन रखी। उसने सिर घुमाया पीछे की बात करने वाले को देख सके, परंतु राघव की पीठ थी इस तरफ। तीरथ ने सिर वापस घुमा लिया। पागल मत बन राघव, सीधा फ्लैट पर पहुंच। तुली खतरनाक है, वो छिपकर भी तेरे को शूट कर सकता है। मुझे तुली की ही तलाश है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। तुली? तीरथ के विचारों को ब्रेक लगा। इस आदमी को तुली की तलाश है, और आवाज़ से उसे लगता है कि इसकी आवाज़ सुन रखी है। तीरथ फौरन उठा और राघव की टेबल के सामने जा खड़ा हुआ राघव को देखा। अगले ही पल उसके मस्तिष्क को झटका लगा। इसे देखा है कहीं। हम भी उसे ढूंढ रहे। तू फ्लैट पर पहुंच, इस तरह खतरा मत ले। एक्स्ट्रा की आवाज़ कानों में पड़ी। राघव ने पास खड़े किसी को देखा तो सिर उठाया। तीरथ पर निगाह पड़ते ही राघव चीख उठ। उसी पल फ़ोन बंद किया और उठ खड़ा हुआ। तीरथ? राघव के होंठों से निकला। तीरथ के माथे पर बल पड़े। तीरथ? मैं हूँ राघव। राघव? तीरथ चौंका। नजरें राघव के चेहरे पर रही। तूने मुझे पहचाना नहीं? राघव क्या उठा। लगता है कहीं देखा है, परंतु याद नहीं आ रहा। लेकिन तेरा नाम तो तुली ने बताया था मुझे। तुली? राघव चौंका। वो कहाँ है? मालूम नहीं, याद करने की चेष्टा करता परेशान सा तीरथ बोला।
आज उसने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मैं बच। उसने मुझे भी आज मारने की कोशिश की, राघव के होठों से निकला। क्या? हाँ, मैं उसे ही ढूंढ, वो टिटका, फिर बोला। हम दोनों पहले तो मिल चुके हैं, ये तो पक्का है। हाँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, ऐसा लगता है मुझे। तुली तुम्हारे बारे में भी बता रहा था कि हम पहले कहाँ मिले, क्या किया हमने, याद है? राघव क्या उठा। नहीं याद, कुछ याद नहीं, लेकिन तुली ने मुझे कुछ बातें कही थी। तीरथ उलझन में फंसा क्या उठा। क्या? कि हमने मिलकर किसी को मारा था। कहते हुए तीरथ के सर में हिचकिचाहट आ गई थी। साथ में मन्नू और जैनी भी थे। हाँ, मन्नू और जैनी भी, लेकिन लेकिन कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तुली कह रहा था कि काम के बाद हम लोगों की उस काम से वास्ता रखती याददाश्त मिटा दी गई। याददाश्त मिटा दी गई? ऐसा क्यों? वो कहता है ये सब तय हुआ था। कब की बात है ये नहीं बताया। तुझे भी कुछ याद नहीं? नहीं, तीरथ ने होंठ भींचे इंकार में सिर हिलाया। मुझे सिर्फ नाम ही याद है। तुली को तो मैंने देखते ही पहचान लिया था, जैसे कि तुझे पहचाना। राघव आवेश में था। मुझे तो तुली की या तुम्हारी शक्ल देखकर लगा कि तुम लोगों को मैं जानता हूँ। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कितनी अजीब बात है कि जानते हुए भी हम एक दूसरे के प्रति अनजान हैं, तीरथ ने कहा। तुली ने तुझे भी मारने की चेष्टा की और मुझे भी। ऐसा उसने क्यों किया? होगी कोई बात, तीरथ सोच भरे सर में बोला। हम इस मामले में वास्ता रखती बातें भूल चुके हैं। कुछ याद होता तो हम समझ जाते। तू तू करता क्या है? मैं? तीरथ उसे अपने बारे में नहीं बताना चाहता था कि जाने क्या मामला है। मैं कुछ नहीं करता, पहले नौकरी करता था। मन्नू का है? राघव ने पूछा। मालूम नहीं। जैनी का भी नहीं पता? इस मामले की कोई बात मुझे याद नहीं। मुझे सिर्फ नाम ही याद है, राघव होठ भींच कर बोला। कितनी अजीब मुसीबत है ये। तुली तुम्हें कहाँ मिला? मेरे रेस्टोरेंट में। अगले ही पल तीरथ बात संभालते हुए क्या उठा। मेरा मतलब है, तब मैं रेस्टोरेंट में बैठा था जब वो मेरे पास आ गया था। उसने बहुत आराम से मुझसे बात की, मुझे ये सारी बातें बताई जो मैंने तुमसे कही। तुम सबका नाम भी मुझे तुली ने ही बताया था। उसके बाद वो रिवॉल्वर निकाल कर मुझे मारने लगा तो उसे धक्का देकर मैं भाग खड़ा हुआ। तभी राघव का फ़ोन बजा और दूसरी तरफ एक्स्ट्रा था। तूने फ़ोन बंद क्यों किया बात करते करते? एक्स्ट्रा ने पूछा। मुझे तीरथ मिल गया है, राघव क्या उठा। तीरथ? वही जो किसी काम में तुली, मन्नू और जैनी के साथ था। ये नाम मैंने तुम्हें दिन में बताए थे। वो कहाँ मिला? एक्स्ट्रा का चौंका सर कानों में पड़ा। यूं ही मिल गया? कोई चाल ना उसका मिलना। आज ही तुली तुम्हारे सामने है और आज ही तीरथ। इस बात का ध्यान रखूंगा मैं। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आता। अभी मैं तीरथ से बात कर रहा हूँ, तुमसे बाद में फ़ोन करूँगा। कहकर राघव ने फ़ोन बंद कर दिया। कौन था? तीरथ बोला। दोस्त, हम एक साथ रहते हैं। राघव ने तीरथ को देखा। अब तुम क्या कर रहे हो? तीरथ खामोश रहा। तभी खाना लाने वाला छोकरा तीरथ से क्या उठा। आपका खाना लगा दिया साहब जी। इसी टेबल पर लगा दो, तीरथ ने कहा। राघव और तीरथ उसी टेबल पर बैठ गए। लड़के ने खाना उस टेबल पर रख दिया। कुछ समझ में नहीं आता कि तुमसे क्या बात करूं। तीरथ क्या उठा। क्यों? तुम जाने कौन हो? तुली ने तुम्हारा नाम अवश्य बताया था, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। ये शंका तो मेरे मन में भी है कि तुम्हारा नाम तो जानता हूँ, परंतु इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम्ही ने मुझे बताया कि हम सब ने मिलकर किसी को मारा था। जो भी हो, बातों में कुछ सच तो है ही। हाँ, राघव ने सिर हिलाया। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भरोसा हमें एक दूसरे पर करना चाहिए। तीरथ चुप रहा। खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, राघव बोला। भूल हो गई। सॉरी, भूख गायब हो गई तुम्हें देखकर। तुमने भी तो खाना बीच में ही छोड़ दिया। राघव ने कुशनी का दोनों अजीब सी उलझन में थे। तुम अब तुली के मामले में क्या कर रहे हो? राघव ने पूछा। मैं अभी तो उससे बचने की चेष्टा कर रहा हूँ। बचने की? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यह मामला क्या है। कुछ पता नहीं तो छिपना ही पड़ेगा मुझे। राघव ने सिर हिलाया। तुम्हें याद नहीं कि तुली कहाँ रहता है? नहीं। तुम पर भी तुली ने आज हमला किया। तुम इस मामले में क्या कर रहे हो? तुली को ढूंढ रहा हूँ। क्यों? तीरथ की आंखें सिकुड़ी। ताकि उससे जान सको कि यह सारा मामला क्या है। वो तो मैं मार देगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं सब कुछ जान लेना चाहता हूँ, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ? तीरथ बोला। क्यों? तुली से बचना चाहता हूँ। मेरे घर पर आज सुबह तुली आया था, वो जानता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। ओह, फिर तो मेरा वहाँ रहना ठीक नहीं। हम दोनों किसी होटल में एक साथ रह सकते हैं, राघव बोला। इन हालात में हम इकट्ठे रहेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तीरथ बोला। तुम मुझ पर हमला तो नहीं करोगे? हम एक दूसरे के लिए मन से शक निकालते तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तब हम अच्छी तरह सोच समझ सकेंगे। क्या हो रहा है ये सब? तीरथ बड़बड़ा होता। अगला दृश्य। मन्नू ने दोपहर में ही एयरपोर्ट से दूर जाकर कार छोड़ दी थी। उसके बाद उसने टैक्सी ली और अंधेरी वेस्ट के एक होटल जा पहुंचा। पुराना और साधारण सा होटल था वो। बाहर का बोर्ड भी अपनी जगह छोड़कर लटक रहा था। वो जानबूझकर घटिया से होटल में आया था कि जो लोग उसे ढूंढ रहे वे आसानी से उस तक ना पहुंच सके। मुंबई उसका पुराना शहर था। ढूंढने पर ढेरों पुराने लोग मिल जाएंगे। अपने घर भी जा सकता था, परंतु खतरा था हर तरफ। माइक से इतना खतरा नहीं था जितना कि जिन से था। वो नहीं भूला था कि उसने जिन के 2 एजेंटों की हत्या की है। ऐसे में जिन उसे नहीं छोड़ने वाला। साथ ही जिन को इस बात की भी जानकारी थी कि वो डिक हैरी की हत्या के सिलसिले में CIA एजेंट माइक से क्रोशिया में मिला था, तो जिन उसे किसी भी सूरत में छोड़ने वाला नहीं। होटल में कमरा लेकर वहीं टिक गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। जैनी के साथ जिन ने कैसा व्यवहार किया होगा। इन्हीं सोचों में डूबा मन्नू नींद में जा डूबा। पिछली रात भी वो क्रोशिया लीवनों में व्यस्त रहा और नींद नहीं ले पाया था। जब आँख खुली तो कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट जलाई, हाथ मुंह धोया, फिर कमरा बंद करके होटल से बाहर निकल गया और कि डिनर ले सके।
उसके निकलने के मात्र 5 मिनट बाद ही राघव और तीरथ उसी होटल में कमरा लेने आ पहुंचे। अगला दृश्य। मैं सोचता हूँ कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर चला जाऊँ, तीरथ बोला। उससे क्या होगा? दोनों होटल के कमरे में बैठे थे, रात के 11 बज रहे थे। तुली नाम का खतरा कम होगा, वो मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक जाएगा और तुम तुली से बचने की क्यों सोचते हो? क्या ये नहीं जानना चाहते कि मामला क्या है? राघव क्या उठा। तीरथ ने राघव को देखा और सिगरेट सुलगाई। तुली ने जो बातें बताई अगर वे सच हैं, जो कि सच ही लगती हैं, तो ये मामला खतरनाक भी हो सकता है, तीरथ बोला। तो तुम डर रहे हो? नहीं, तीरथ ने इनकार में सिर हिलाया। बल्कि मुझे चिंता है कि ड्रग्स का मेरा जमा जमाया धंधा न बिगड़ जाए। मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तीरथ ने कहा। तुम 10-20 दिन मुंबई से बाहर लगाए आए और तुली तब भी तुम्हें ढूंढता रहा तो क्या करोगे? तीरथ ने होंठ भींचकर राघव को देखा। वो तुम्हें मारना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, तो तुम क्या सोचते हो कि 10-20 दिन बीत जाने के बाद वो चैन से बैठ जाएगा, हमें भूल जाएगा? ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। वो मुझे खतरनाक और लक्ष्य को पूरा करने वाला इंसान लगा है। तुम्हारा ख्याल है कि मुझे मुंबई से नहीं जाना चाहिए? यही कहना है मेरा। जो हालात उनका डटकर मुकाबला करो। पहले तुम अकेले थे, अब हम दो हैं। हालात को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। हमें तुली की तलाश करके उससे सारा मामला जानना चाहिए। वो हमें दूर से भी गोली मार सकता है, तीरथ ने गहरी सांस ली। तुम्हें इतना घबराना नहीं। मैं घबरा नहीं रहा, बल्कि इस झंझट से बचकर निकलने की चेष्टा कर रहा हूँ। ड्रग्स के धंधे में मेरा 20-30 करोड़ रुपया लगा है, इसलिए मैं किसी और काम में उलझना नहीं चाहता। ठीक है, मत उलझो, राघव ने मुस्कुरा कर कहा और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। इस तरह क्या वो तुली तुम्हें नहीं मारेगा? तीरथ ने मुंह बनाया, फिर पहलू बदला। दोनों तरफ ही मुसीबत है, तीरथ बोला। पीठ दिखाने में मुसीबत ज़्यादा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं तुली को तलाश करूंगा, उससे मामला जानने की चेष्टा करूंगा। नहीं जान सका तो उसे शूट कर दूंगा कि कम से कम वह खतरा तो टले, राघव ने कहा। वो खतरनाक है, मैं भी कम नहीं। वो जाने कौन है, वो मारा तो उसकी जगह दूसरा आदमी आ जाएगा मैं मारने के लिए। ठीक कहा, तभी तो कहता हूँ कि मामले की जड़ तक पहुँचो। तुली को गर्दन से पकड़कर सारा मामला जानो। जब तक जड़ का पता नहीं चलेगा तब तक हम मामला सुधार नहीं सकते। असल बात जानना ज़रूरी है हमारे लिए। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? पूरी तरह। जो तुम्हारे हालात हैं वही मेरे हैं। मैं तो तभी राघव का फ़ोन बजा, दूसरी तरफ धर्मा था। कहो, राघव बोला। कहाँ हो तुम? एक घटिया से होटल में, तीरथ मेरे साथ है। आखिर ये सब हो क्या रहा? मुझे भी कुछ नहीं पता। हम मामले के भीतर तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं। तुली की कोई खबर? राघव ने पूछा। हमारे पास कोई खबर नहीं। सावधान रहना, वो हमारे फ्लैट के बारे में जानता है। वो तुम्हें मारना चाहता है। मेरी कोई खबर नहीं मिलने पर वो तुम पर हाथ डाल सकता है और पूछेगा कि मैं कहूँ। सामने आने दो उसे। धर्मा का सर कठोर हो गया। तुम अपने होटल के बारे में बताओ। यहाँ आना मत। तुली इस वक्त भी तुम पर नज़र रख सकता हो सकता है, कहकर राघव ने होटल के बारे में बताया। अब तुम क्या करोगे? धर्मा की आवाज़ कानों में पड़ी। तुली को ढूंढना है, तुम भी ढूंढो। कोई खबर मिले तो बताना। तुम तीरथ के साथ रहोगे? जब तक ये मामला ठीक नहीं होता मेरा तीरथ के साथ रहना ही ठीक है। अब सुबह बात करेंगे, कहकर राघव ने फ़ोन बंद कर दिया। तुमने अपने बारे में सच नहीं बताया कि तुम कौन? पहले तुली के बारे में जान लूँ, उसके बाद अपने बारे में बात करूँगा। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, परंतु इस वक्त हमें तुली के बारे में बातें करनी चाहिए। नींद लेने से पहले चाय पीना चाहोगे? हाँ, कोई हर्ज नहीं। राघव ने दीवार पर लगे कॉल बेल के स्विच को दबाया, परंतु वो स्विच खराब निकला। मैं रिसेप्शन पर चाय के लिए कहकर आता हूँ, राघव ने कहा। दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकला। कतार में बने कमरों के बाहर 3 फीट का रास्ता था। एक जगह बल्ब जल रहा था। रोशनी मध्यम थी, परंतु इतनी भी कम नहीं थी कि किसी को पहचाना ना जा सके। सामने से मन्नू आ रहा था। डिनर के पश्चात वो होटल वापस लौटा था। राघव की निगाह उस पर पड़ी तो चेहरे पर अचकचाहट भरे भाव आ ठहरे। मन्नू? उसके होठों से निकला। दरवाज़ा खुदा खुला था। भीतर बैठे तीरथ ने यह शब्द सुना तो वो तुरंत खुले दरवाजे पर आ गया। क्या कहा? तीरथ के होठों से निकला। वो देख मन्नू। वो मन्नू है। और तब तक सामने से आते मन्नू ने भी राघव को देख लिया था। उसके चेहरे पर से कई तरह के भाव आकर आगे बढ़ गए। अब उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। राघव? मन्नू के होठों से निकला। पहचान लिया तुमने? राघव ने अजीब से स्वर में कहा। तभी दरवाजे से गर्दन निकालकर तीरथ ने मन्नू को देखा। मन्नू की निगाह तीरथ पर पड़ी। तीरथ, तुम दोनों एक साथ? मन्नू पास आ पहुंचा था। दो नहीं, अब तीन, तीनों एक साथ। राघव ने उसकी बांह पकड़ी, उसे कमरे में खींच लिया। तुम दोनों जिंदा हो? मन्नू का हैरानी में डूबा स्वर असंयत था। हाँ, आज हम दोनों को ही तुली ने मारने की चेष्टा की। उसके बाद हम दोनों अचानक ही मिल गए। आज मारने की कोशिश की? मैंने तो सोचा 8 साल पहले मार दिया होगा। 8 साल पहले? तीरथ की आंखें सिकुड़ी। मन्नू खुद को नए हालात में ढालने की चेष्टा कर रहा था। वो अभी तक हैरान था। तेरे को सब कुछ याद है? राघव ने पूछा। हाँ, सब कुछ याद है। मन्नू ने दोनों को देखा। हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तुम बताओगे कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था? और ये तुली कौन है? तुली? मन्नू ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। इसका मतलब 8 साल पहले उस काम की याददाश्त तुम्हारे दिमागों से मिटा दी गई थी। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तीरथ बोला। तुम बताओ कि क्या हुआ था? राघव ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया। तुम यहाँ इस होटल में कैसे? तीरथ ने पूछा। दोपहर में मैं इस होटल में ठहरा था। क्या इत्तेफाक है हम फिर मिल गए? राघव बोला। जैनी की कमी रह गई। जैनी की याद है तुम्हें? मन्नू ने उसे देखा। याद कुछ नहीं, राघव ने सिर्फ नाम का ही पता है।
वो सुबह तक बल्कि दोपहर तक मेरे साथ थी, परंतु अब वे जिन के कब्जे में। मन्नू व्याकुल स्वर में बोला। जिन? FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस एजेंसी के एजेंट बेहद खतरनाक है। मन्नू ने सूखे ओठों पर जीभ फेरते हुए कहा। भारत सरकार द्वारा इस एजेंसी को चलाया जा रहा है और तुली भी FIA का एजेंट है। राघव और तीरथ की नज़रें मिली। मन्नू के होंठ बिछ गए थे। तुम हमें बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। 8 साल बाद मैं आज ही इंडिया लौटा और इस वक्त बहुत मुसीबत में है। हम भी मुसीबत में हैं। तुम पहले में सारा मामला बताओ ताकि हमें भी पूरी तरह हालात का आभास हो सके। फिर मन्नू ने सब कुछ बताया। राघव और तीरथ को उनके सवालों के जवाब मन्नू की बातों से ही मिलते चले गए। अगला दृश्य। राघव और तीरथ ने वो सब जान लिया था जो मन्नू जानता था और उन्हें याद नहीं था। अब वो तीनों एक समान हालात से वाकिफ थे। मन्नू के खामोश होने के बाद वहाँ कुछ देर चुप्पी छाई रही। तीनों एक दूसरे को देखते रहे। जिन तो बहुत खतरनाक है, तीरथ के होंठों से निकला। FIA के बारे में सुन रखा है मैंने, राघव गंभीर स्वर में बोला। जब हमने काम किया तब हमें नहीं मालूम था कि हम जिन के लिए काम कर रहे हैं। मन्नू क्या उठा। तब इस संस्था को जिन के नाम से ही जाना जाता था। यह अब पता चला कि जिन का नया नाम FIA मिल गया है। हम खतरनाक हालात में घिर चुके हैं। राघव का स्वर गंभीर था। ये सब गलती मन्नू की है, तीरथ उखड़े स्वर में बोला। मेरी? हाँ, तुम CIA से बात नहीं करते तो ये सब नहीं होता था, सब ठीक चलता रहता। मुझे जैनी को बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मैं जैनी को इस तरह मारने नहीं दे सकता था। मन्नू ने गहरी सांस ली। उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। जिसे बचाने के लिए तुमने ये सब किया वो जिन के हाथों में फंसी पड़ी है और वो तुम्हारे हमारे पीछे है। क्रोशिया में तुमने उनके 2 एजेंट भी मारे। ये सारा गुस्सा वो हम पर ही निकालेंगे। मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे। तुम चुप हो जाओ तीरथ। ये सब करके मन्नू मज़े नहीं ले रहा, वह भी बुरी तरह फंसा पड़ा है, राघव ने कहा। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे माइक की बात मान लेनी चाहिए थी। वो मुझे अमेरिका में सुरक्षा के साथ लाखों डॉलर भी दे रहा था। जैनी साथ में होती और हम अमेरिका में आसान ज़िंदगी बिताते। मन्नू क्या उठा। तो क्या FIA तुम्हें छोड़ देती? राघव ने कड़वे स्वर में कहा। मन्नू ने उसे देखा। चूंकि तुमने मुंह नहीं खोला इसलिए तुम्हारे बचने के चांसेस अभी बाकी हैं। अभी को अपने को मरा मत समझो। बचने के चांसेस ज़रा भी नहीं है। मन्नू ने इनकार में सिर हिलाया। वो हमें इसलिए मार देना चाहते हैं कि हम CIA को ड्यूक हैरी के हत्या के बारे में कुछ ना बता सकें, राघव ने कहा। हमें तुली को तलाश करके उसे समझाना होगा कि हम लोगों का ऐसा कोई इरादा नहीं है। और तुली तुम्हारी बात मान लेगा, तीरथ ने कड़वे स्वर में कहा। हमें तुली से बात तो करनी चाहिए। बेकार है, FIA वालों से रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। राघव दोनों को देखने लगा। चेहरे पर सोचें दौड़ रही थी। एक बात मैंने सोची है, राघव बोला। क्या? अगर तुमने मुंह खोला होता और माइक को सब बताया होता तो तुली के बारे में भी बताया होता। तो तुली की स्थिति भी हमारे जैसी होती। माइक तुली तक पहुंच जाता किसी भी तरह, उसे ढूंढ लेता। क्या कहना चाहते हो? ये बात FIA भी जानती होगी कि हम में से किसी का मुंह खोलने पर तुली भी माइक की नज़रों में आ जाएगा। मन्नू और तीरथ की निगाह राघव के चेहरे पर जा टिकी। ऐसे में तुली की स्थिति भी हमारे जैसी हुई। FIA हमें मारना चाहती है तो तुली को भी सलामत नहीं छोड़ेगी। अगर इस मामले को वो हमेशा के लिए दबाना चाहती है, राघव ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। बहुत खतरनाक बात कह रहे हो, मन्नू के होठों से निकला। लेकिन ये बात मुझे ठीक लगती है, तीरथ क्या उठा। फिर तो तुली को कब का मर जाना चाहिए था। FIA ने उसे छोड़ा क्यों? मन्नू बोला। मेरे ख्याल में FIA एक तीर से 2 शिकार करना चाहती है। FIA तुली को भी खत्म करेगी, परंतु तब जब वो हम तीनों को खत्म कर देगा और तुली को अपने ऊपर मंडा रहे खतरे का पता नहीं है। तुम्हारा सोचना गलत भी हो सकता है, मन्नू बोला। मुझे इसकी बात ठीक लगती है, तीरथ ने फ़ौरन कहा। FIA ऐसा ही करेगी और तुली इतने बड़े खतरे से अनजान है, मन्नू क्या उठा। अपनी मौत से बेखबर वो हमें मारने के लिए भागा फिर रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात सही हो सकती है। वो FIA का हत्यारा है, उनका एजेंट है। तुम FIA को ठीक से नहीं जानते, लेकिन मैंने इस एजेंसी के बारे में कई बातें सुन रखी हैं। FIA सिर्फ देश की बेहतरी के लिए सोचती है। देश की बेहतरी के लिए एजेंसी किसी भी हद तक जा सकती है। हम में से किसी का मुंह खुलता है तो सारा मामला खुलेगा और तुली का भी जिक्र होगा। उसका हुलिया भी पूछा जाएगा। हो सकता है कंप्यूटर आर्टिस्ट को पास बिठाकर उसका स्केच तैयार करवाया जाए कि उसका चेहरा कैसा लगता है। CIA के लिए दुनिया का कोई भी देश हो अपने घर जैसा होता है उनके लिए। वो हर काम कर डालते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तुली को भी वो ढूंढ लेंगे हमारा मुंह खुलते ही। इस तरह तुली की स्थिति भी हम जैसी हुई ऑपरेशन टू किल के मामले में। FIA उसे भी खत्म करेगी ताकि CIA के हाथ कुछ भी ना लगे। तुली को मारने से पहले वो तुली के हाथों हमें मरवा देना चाहते हैं। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, मन्नू बोला। तुम्हारे यकीन करने या ना करने से हालात बदलने वाले नहीं। मेरी बात सच है, राघव जोर देकर बोला। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी CIA वाली बात सच है कि नहीं। एकाएक तीरथ क्या उठा। तो क्या मैं झूठ कह? तुम सच कह रहे हो, इसका मुझे यकीन हो। क्या पता असल मामला कुछ और हो। मेरे पास CIA की न्यूयॉर्क ब्रांच का फ़ोन नंबर है जिससे मैंने चीफ लैरी से बात की, मन्नू बोला। वो नंबर मुझे दिखाओ। तुम्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए, मन्नू ने जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा और फिर उसकी उंगलियां कीपैड के बटनों से छेड़छाड़ करने लगी। कुछ पलों के लिए वहाँ खामोशी ठहरी। राघव ने सिगरेट सुलगाई, वो सोचों में डूबा हुआ था। तभी मन्नू ने स्क्रीन पर आए एक नंबर को तीरथ के सामने करके कहा, यह है न्यूयॉर्क के CIA चीफ टॉम लैरी का नंबर। तीरथ ने उस नंबर पर नज़र दौड़ाई, फिर सिर हिलाकर क्या उठा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मन्नू ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा। हम बुरी तरह फंस चुके हैं,
अब हमें क्या करना चाहिए? मन्नू ने दोनों पर निगाह दौड़ाई। तुली हमारी समस्या को दूर कर सकता है, राघव बोला। तुली? हाँ, हमें उससे बात करके देखनी चाहिए। मैं उसे समझाऊंगा कि एफआईए भी उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वो ये तुम्हें तुली की क्यों चिंता हो रही? मुझे तुली की नहीं, हम तीनों की चिंता है, और बात तभी बनेगी जब तुली हमारी बात समझ ले। वो एफआईए का हत्यारा है, हमारी बात सुनेगा भी नहीं। तुम बेकार की कोशिश करने की सोच रहे हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, राघव ने दृढ़ स्वर में कहा। हमें क्या पता कि तुली किधर है, उससे कैसे बात होगी? राघव ने फ़ोन निकाला और एक्स्ट्रा के नंबर मिलाए। बोल। एक्स्ट्रा की आवाज़ कानों में पड़ी। एफआईए यानी जिन के बारे में जानकारी लेनी है, राघव बोला। जिन? एक्स्ट्रा का अजीब सा सर कानों में पड़ा। चक्कर क्या है? अभी मन्नू मिला, इत्तेफाक से वो मिल गया, जबकि 8 सालों बाद वो क्रोशिया से आज ही इंडिया लौटा है। इसका मतलब तुम तीरथ और मन्नू इकट्ठे हो? हाँ, मन्नू से पता चला कि असल मामला क्या है। तुली एफआईए का पेशेवर हत्यारा है। नहीं, सच बात है ये। एफआईए तुम्हारे पीछे क्यों? बताता हूँ। उसके बाद राघव ने सारी बात एक्स्ट्रा को बताई। तुम लोग खतरनाक हालात में फंसे पड़े हो, हम आते हैं तुम्हारे पास। मेरे पास आने की गलती मत कर देना, राघव क्या उठा, वरना तुम दोनों भी जिन के निशाने पर आ जाओगे। एक्स्ट्रा की गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। जिन से टक्कर नहीं ली जा सकती, वो भारत सरकार की खतरनाक संस्था है। एक मरेगा तो दो सामने आ जाएंगे, इसलिए अपना बचाव करते हुए आगे बढ़ना है। जितना खतरा हमें उतनी तुली को भी है, परंतु वो समझ नहीं पा रहा। तुम्हारी बात सही है, एक्स्ट्रा का गंभीर सर कानों में पड़ा। ऐसे में तुली से बात करना ज़रूरी है, परंतु हमें नहीं मालूम कि वो किधर होगा। तुम जिनके किसी फ़ोन नंबर की तलाश करो। यह आसान काम नहीं है। मैं जानता हूँ आसान नहीं है, परंतु तुम इस काम पर लग जाओ। मुझे जिनका कोई फ़ोन नंबर दो, ताकि बात कुछ आगे बढ़े। हो सके तो तुली के बारे में पता करो कि वह कहाँ मिल सकता है। कोशिश करता हूँ। राघव ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा। तुमने किसे फ़ोन किया? मन्नू ने पूछा। दोस्त को, राघव बोला। कैसा दोस्त? तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने उसे सब कुछ बता दिया, वो उसकी फ़िक्र मत करो, उसी पूरी तरह भूल जाओ। इन हालातों से बचने का कोई रास्ता देखो। सारी मुसीबत इसी की बुलाई हुई है, तीरथ टेढ़े स्वर में बोला। अगर मुझे पहले से ही मालूम होता कि ये सब होता तो पैसा पाने के लिए मैं दूसरा रास्ता ढूंढता। ये क्यों भूलते हो कि मैं जैनी के साथ चैन से ज़िंदगी बिता रहा था, और वो सब कुछ खत्म हो गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तेरी वजह से हम तो फंस गए। चुप रहो, राघव तीरथ से बोला। हम एक दूसरे को दोष देकर बचने वाले नहीं। फिर राघव ने कहा, एफआईए ने जैनी से बात की होगी। हाँ, जैनी जी के पास क्या था एफआईए को बताने को? यही कि मैंने सीआई को कुछ नहीं बताया, मन्नू ने कहा। लेकिन एफआईए उसकी ये बात नहीं मानेगी, वो यही सोचेगी कि जैनी झूठ बोल रही है, राघव ने कहा। जैनी को एफआईए सच समझे या झूठ, इससे हमें कोई मतलब नहीं, मन्नू खींच कर बोला। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि एफआईए हमें नहीं छोड़ेगी। जब तक हम जिंदा है एफआईए चैन से नहीं बैठेगी। मैं इसकी बात से सहमत हूँ, तीरथ बोला। अब क्या किया जाए? हमारे पास यही एक रास्ता है कि हम किसी तरह तुली से संपर्क बना लें, उससे बात कर सकें, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। यह भी कोई पक्का रास्ता नहीं है, मन्नू ने कहा। वो तो हम इसी होटल में रहेंगे, तीरथ ने राघव को देखा। और कोई जगह नहीं है हमारे पास। यहाँ एफआईए में ढूंढ सकती है, मेरे पास कई जगह हैं, उनमें से किसी में हम टिक सकते हैं। आज की रात तो हम यहीं रहेंगे, ये बात कल सोचेंगे कि हमें ये जगह छोड़नी है कि नहीं। अगले दिन सुबह तीरथ 10 बजे तक नहा धोकर तैयार हो गया, जबकि राघव और मन्नू तब नींद से ही उठे थे। कहाँ जा रहे हो? मन्नू ने पूछा। कहीं नहीं, सिगरेट खत्म हो गई है, वो लेने जा रहा हूँ, तीरथ बोला। सिगरेट लाने के लिए इतनी तैयारी? राघव मुस्कुरा पड़ा। आदत है, सुबह सबसे पहले मैं तैयार होने का काम करता हूँ। तीरथ भी मुस्कुराया। अभी आता हूँ। सतर्क रहना, तुली की नज़र तुम पर पड़ सकती है, क्या पता वो बाहर ही हो, मन्नू ने कहा। तीरथ कमरे से बाहर निकल गया। एक बात समझ में नहीं आ रही, मन्नू ने राघव को देखा। क्या? एफआईए बहुत बड़ा संगठन है, ऐसे में सिर्फ तुली हमें क्यों ढूंढ रहा, अकेला क्यों है? हमें क्या पता, हो सकता है वो अकेला ना हो, उसके साथ और भी लोग हों, राघव ने कहा। वो अकेला ही है, मन्नू ने सोच भरे सर में कहा। कैसे? तीरथ की जान लेने तुली अकेला पहुंचा था, और तुम्हारी जान लेते वक्त भी वो अकेला था। जबकि जिन जब किसी को घेरता है तो बच पाना संभव नहीं होता। वे कई लोग होते हैं और उनका शिकार तड़प कर फंस जाता है, बच नहीं सकता। मैंने भुगता है जिनको, क्रोशिया में, लीवनो में, मन्नू ने गंभीर स्वर में कहा। तुली जब तुम पर वार करने को आगे बढ़ा तो वह कभी ना भागता, अगर वो अकेला ना होता। उसके दूसरे साथी तुम्हारे दोनों साथियों को पहले ही दबोच लेते। तीरथ की यहाँ भी तुली उसके आदमियों के बीच तभी फंसा कि वो अकेला था। तभी तो तीरथ को बाहर निकलने का मौका मिला। हो सकता है तुली अकेले ही यह काम कर रहा हो। जिन जब भी कोई काम करता है इस तरह करता है कि उनके शिकार को बचने का मौका ना मिले। मकड़ी की तरह वो शिकार को आठों तरफ से जकड़ लेते हैं। जिन कभी भी कोई काम अकेले नहीं करता। फिर तुली अकेला क्यों है? तुम कहना क्या चाहते हो? पता नहीं, मैं तो। तभी राघव का फ़ोन बजा। हेलो। राघव ने बात करी। दूसरी तरफ धर्मा था। तुम ठीक हो? हाँ। मन्नू और तीरथ तुम्हारे साथ हैं? हाँ। जिनके बारे में कुछ पता चला? या तुली के बारे में? उनका कोई फ़ोन नंबर? राघव ने पूछा। पता कर रहे हैं, कुछ देर बाद फ़ोन करेंगे, अभी तो तुम्हारी खैरियत जानने के लिए फ़ोन किया है। राघव ने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे जैनी की चिंता हो रही है, वो एफआईए के कब्ज़े में है। मन्नू व्याकुल सर में क्या उठा। राघव ने कुछ नहीं कहा। अगला दृश्य। तीरथ होटल से बाहर निकलकर पैदल ही आगे बढ़ गया। वो सतर्क था, तुली की तरफ से भी और हर तरफ से भी। रह रहकर वो अपने पीछे देख लेता था।
ये भरा पूरा बाजार था, लोग आ जा रहे थे। कभी कभार कोई वाहन भी शोर करता वहाँ से निकल जाता था। कुछ आगे जाने पर तीरथ ठटका, सामने ही पब्लिक बूथ था। वो बूथ पर पहुंचा, वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। अमेरिका फ़ोन करना है, तीरथ बोला। उस बूथ से कर लो। औरत ने एक बूथ की तरफ इशारा किया। तीरथ उस बूथ पर पहुंचा, रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। वो नंबर जो रात मन्नू ने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाया था, CIA न्यूयॉर्क ब्रांच का नंबर। उस नंबर को देखते ही रात तीरथ ने याद करके मस्तिष्क में सुरक्षित रख लिया था और अब उस नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। पहले 3-4 मिनट तो नंबर लगा नहीं, इंगेज जाता रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद नंबर लगा, बैल हुई, तुरंत ही रिसीवर उठाया गया था। हेलो, उधर से युवती की आवाज़ कानों में पड़ी। CIA न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ऑफिस। तीरथ ने सतर्क स्वर में कहा। यस, मुझे चीफ टॉम लैरी से बात करनी है। मैं इंडिया से, मुंबई से बोल रहा हूँ। क्यों बात करनी है, कारण बताओ। तुम बात कराओ, इसमें CIA का ही फ़ायदा है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इस तरह चीफ से तुम्हारी बात नहीं कराई जा। माइक इस वक्त मुंबई में है, CIA का एजेंट माइक। मैंने उसी सिलसिले में बात करनी है। होल्ड करो। तीरथ रिसीवर थामे खड़ा रहा, चेहरे पर तनाव का असर था। मिनट भर बाद उसके कानों में चीफ टॉम लैरी की आवाज़ पड़ी। हेलो, मैं चीफ टॉम लैरी, क्या कहना चाहते हो तुम। माइक इस वक्त मुंबई में है, तीरथ बोला। हाँ, मुझे उसका नंबर चाहिए। क्यों। जो वो जानना चाहता है वो मैं बता सकता हूँ उसे, तीरथ बोला। तुम क्यों बताओगे। क्योंकि बदले में वो लाखों डॉलर मुझे देगा, जो वो मन्नू को देने वाला था, तीरथ ने कहा। तुम कौन हो। मैं उस दल का सदस्य हूँ जिस दल ने अमेरिकी विदेश मंत्री ड्यूक हैरी को मारा था। तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। तुम माइक का नंबर देते हो या नहीं, तीरथ का स्वर उखड़ा। मैं फ़ोन बंद कर दूंगा। नोट करो, इसके साथ ही माइक का नंबर बताया गया। तुम अपना नंबर दे दो, मैं माइक को। थैंक्स, मैं खुद ही उससे बात कर लूँगा। तीरथ ने कहा और फ़ोन काट दिया। इतने में उसके चेहरे पर तनाव आ चुका था। गहरी सांस लेकर उसने उस औरत को देखा जो अखबार पढ़ने में व्यस्त थी। उसके बाद तीरथ ने रिसीवर उठाया और चीफ टॉम लैरी का बताया माइक का नंबर डायल किया। 2 बार ट्राई करने के बाद दूसरी तरफ बेल बजने लगी। हेलो, फिर माइक की आवाज़ कानों में पड़ी। माइक, तीरथ ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, तुम। मैंने तुम्हारे चीफ टॉम लैरी को फ़ोन करके तुम्हारा नंबर लिया। समझ रहे हो मेरी बात। कहो। तुम मुंबई में हो, मैं भी यहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम मन्नू के पीछे हो, ताकि ड्यू कैरी की हत्या का सच जान सको। तुम कौन हो। मैं उसी दल का सदस्य हूँ जिसने ड्यू कैरी की हत्या की थी, तीरथ बोला। क्या चाहते हो, माइक की आवाज़ में सतर्कता आ गई थी। तुम्हें जो जानकारी चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। मुझे डॉलर चाहिए, 20 लाख। 20 लाख। हाँ, पूरे। तुम। ये डॉलर है, माइक की आवाज़ कानों में पड़ी। हिंदुस्तान के नोट नहीं जो कि कम कीमत के हों। तुम्हें जानकारी नहीं चाहिए। 20 लाख के बदले नहीं, मन्नू के साथ मेरा 10 लाख में सौदा हुआ था। उसमें से 1 लाख वो ले चुका है। लेकिन मन्नू ने तुम्हें जानकारी नहीं दी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सोच लो। 20 ज़्यादा है, 18 दे देना। 10। ड्रामा मत करो, 15 लाख डॉलर देते हो तो ठीक, नहीं तो मैं फ़ोन बंद। ठीक है। माइक की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम इस मामले की गवाही भी दोगे। गवाही। हिंदुस्तान की सरकार के सामने अमेरिकी सरकार यह मामला रखेगी। गवाह के तौर पर तुम्हें सामने आना होगा। पागल हो क्या। क्यों। बात जानकारी देने की हो रही, गवाही की नहीं। अपने देश की सरकार के खिलाफ गवाही दूंगा तो जिंदा नहीं बच पाऊंगा। गवाही ज़रूरी है। 15 लाख डॉलर में तुम मेरे मालिक नहीं बन सकते, तीरथ ने होठ बीच कर कहा। रकम बढ़ाई भी जा सकती है। तुम नहीं जानते, इस मामले में FI है, वो मुझे मार। मैं जानता हूँ इस मामले में FI है, माइक ने उधर से कहा। जो तुम मुझे बताना चाहते हो वो बातें मैं काफ़ी हद तक जानता हूँ, परंतु सिलसिलेवार नहीं जानता। गवाही के बिना बात नहीं बन पाएगी। तुम डरते क्यों। अमेरिका तुम्हारा साथ देगा। क्या साथ देगा। तुम्हें अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी, एक फ़्लैट भी दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मेरा काम धंधा। इंडिया में क्या करते हो तुम। ड्रग्स का कारोबार करता हो। ये काम क्या अमेरिका में नहीं होते, वहाँ भी ये काम कर सकते हो। तीरथ ने गहरी सांस ली। मैं हिंदुस्तान नहीं छोड़ना चाहता। जो मज़ा यहाँ है वो कहीं और नहीं। कई देशों में घूमा हूँ मैं, परंतु जो चैन मुझे अपने देश की ज़मीन पर पहुँच कर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मुझे तो लगता है कि धरती का स्वर्ग है हिंदुस्तान। भावुक क्यों हो रहे हो, हम सौदा कर रहे हैं। इस सौदे में मुझे देश छोड़ना मंजूर नहीं। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम 20 लाख देने को तैयार हूँ। तुम्हें गवाही देनी होगी। इस बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिलकर बढ़िया बात होगी। मैं अभी नहीं मिल सकता। तुम अमेरिकन एम्बेसी आ जाओ। ये जगह सुरक्षित है, हम आराम से बात करेंगे। सोचूंगा, तीरथ ने बेचैन स्वर में कहा। FI हमें मारने के लिए तलाश कर रही है। हमें से मतलब, क्या तुम लोग एक से ज़्यादा हो। बेकार की बातें मत करो, मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है। रहने दो अब। क्या मैं 20 लाख तैयार रखूँ। तैयार रखने में क्या अर्ज़ है, वो भाग थोड़े ना जाएंगे। तीरथ ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पर परेशानी उलझन के भाव नजर आ रहे थे। उसने औरत को फ़ोन के पैसे चुकाए और बाहर निकल आया। अगला दृश्य। तीरथ वापस होटल पहुंचा, चेहरा सामान और मुस्कान भरा था। मनु और राघव तब तक नहा धोकर तैयार हो चुके थे। तीरथ हाथ में पकड़ा लिफाफा टेबल पर रखता बोला। गर्म पकौड़े या नाश्ता कर लो। इतनी देर कहाँ लगा दी। पकौड़े ढूंढ रहा था, तीरथ ने हंसकर कहा और कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुल गई। अब क्या करें हम। मन्नू ने पकौड़ों का लिफाफा खोला और राघव के साथ खाना शुरू कर दिया।
बिना वजह से हमें होटल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मन्नू ने कहा। बाहर खतरा है। और बाहर जाने की वजह कैसे पैदा होगी? देखते हैं, मन्नू ने गंभीर स्वर में कहा। जिन्न हमें मारने के लिए ढूंढ रहा है। हम लोगों का कमरे में बैठे रहना भी तो ठीक नहीं। तुम नाश्ता नहीं करोगे? राघव ने पूछा। कर लिया मैंने, तुम करो। तभी राघव का फ़ोन बजा। हेलो, राघव ने खाते हुए बात की। एक पुलिस वाले से एक मोबाइल नंबर मिला है। धर्मा की आवाज़ कानों में पड़ी। उस पुलिस वाले का दावे के साथ कहना है कि नंबर जिन्न यानी कि एफआईए का ही है। उसका कहना है कि महीना भर पहले एफआईए की तरफ से एक मामले से पीछे हटने के लिए फ़ोन आया था और उसने नंबर अलग से यूं ही नोट करके रख लिया था। 20,000 में उसने नंबर मुझे दिया। नंबर बताओ, राघव बोला। ट्राई करने में क्या हर्ज है? उधर से धर्मा ने नंबर बताकर पूछा। तुम क्या करना चाहते हो? अभी मुझे भी नहीं पता। राघव का सर गंभीर हो गया। मैं तुली से बात करना चाहता हूँ। मुझे बताना है कि वो भी हमारी तरह खतरे में है। बेवकूफ़ इस बात को ज़रा भी नहीं समझ रहा। तुली हमारी तरफ हो गया तो फिर यह मामला संभल सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में आगे क्या हो जाए। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए कोई काम बताओ, धर्मा की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं तुम लोगों को इस मामले से दूर रखना चाहता हूँ, राघव ने कहा। मैं नहीं चाहता कि एफआईए ये सोचे कि तुम लोग इस मामले को जान चुके हो। तब तुम दोनों के लिए भी खतरा बन जाएगी एफआईए। हमारी परवाह मत करो, हम मुझे सबकी परवाह है। फ़ोन बंद करो, मैं फिर बात करूँगा। कहकर राघव ने फ़ोन बंद कर दिया। मन्नू और तीरथ की निगाह राघव पर थी। राघव ने उन्हें नंबर के बारे में बताया। हमें ये तो नहीं मालूम कि ये नंबर किसका है। ये किसी एजेंट का भी हो सकता है, तीरथ ने कहा। किसी का भी हो सकता है। अगर जिनसे वास्ता रखता हुआ है तो हमारा काम बन सकता है, राघव बोला। हम बाहर चलेंगे और इस नंबर पर फ़ोन करेंगे। हम इस तरीके से कम 10 किलोमीटर दूर जाकर फ़ोन करेंगे ताकि वो सोच ना सके कि हम यहाँ से हो सकते हैं। अगला दृश्य। दोपहर का 1 बज रहा था। राघव ने उस नंबर पर फ़ोन किया। बैल हुई, फिर कपूर की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, एफआईए, राघव ने शांत स्वर में कहा। क्षण भर की खामोशी के बाद कपूर का सामान्य नजर राघव के कानों में पड़ा। कौन हो तुम? एफआईए हो तुम? जिन? राघव ने पुनः पूछा। जवाब दो, वक्त बर्बाद मत करो। हाँ, मुझे तुली का नंबर चाहिए। तुली? तुम कौन हो? कपूर का सामान्य नजर कानों में पड़ा। क्या तुम्हें तुली का नंबर देने में कोई परेशानी है? हाँ, मुझे वजह मालूम होनी चाहिए। तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तुम कौन हो? तुम किसी एफआईओ वाले से उसकी हकीकत से वास्ता रखते सवाल का जवाब नहीं पा सकते। अपने बारे में बताओ। अगर तुली का फ़ोन नंबर चाहते हो तो। कपूर का शांत स्वर राघव के कानों में पड़ा। मैं राघव हूँ, पहचाना मुझे? राघव के माथे पर बाल ठहरे थे। हाँ, जानता हूँ तुम्हें। तुम हमारे पास क्यों नहीं आ जाते? आराम से बात। कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? मैं अपने आदमी को भेजता हूँ, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। चूहे बिल्ली का खेल मत खेलो मेरे साथ। राघव का चेहरा तीखा हो उठा। पास खड़े मन्नू और तीरथ की बेचैन निगाह राघव पर थी। तुम्हें ये फ़ोन नंबर किसने दिया? कपूर की आवाज़ कानों में पड़ी। बेकार सवाल। तुम्हें क्या सब याद है? कपूर की आवाज़ कानों में पड़ी। नहीं, सबके नामों के अलावा कुछ भी याद नहीं आया, परंतु अब सब कुछ पता है। कैसे पता लगा? मन्नू ने बताया। मन्नू मिला तुमसे? वो इस वक्त भी मेरे पास खड़ा है, तीरथ भी मेरे पास है, हम तीनों अब एक हैं। खूब। जैनी तुम्हारे पास है? हाँ। कैसी है वो? ठीक है। मुझे तुली का नंबर दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, राघव ने कहा। तुम मुझसे बात कर सकते हो? नहीं, मैं तुली को जानता हूँ, बात सिर्फ तुली से होगी और किसी से भी नहीं। क्या बात करना चाहते हो तुली से? तुम बात को जानबूझकर लंबा क्यों कर रहे हो? क्या ये जानना चाहते हो मैं कहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ? अगर ऐसी कोई कोशिश कर रहे हो तो बेकार जाएगी। हम हाथ नहीं आने वाले। हमें कम मत समझना। मैं तुम्हें कम नहीं समझ रहा। RDX के आर। ओह, तुम मेरे बारे में सब जानते हो। एफआईए अपने काम की बात जान लेती है। तुली का नंबर नोट करो। बोलो। उधर से कपूर ने तुली का फ़ोन नंबर बताया। वैसे तो मुझे तुम्हें शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है कि तुम लोग कमीने कुत्ते हो, राघव ने एक गुस्से से कहा और रिसीवर रख दिया। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। अब हम तुली से बात कर सकते हैं, तीरथ बोला। हाँ, अगर नंबर ठीक ना हुआ तो, राघव ने कहा। वो नंबर क्यों गलत देगा? मन्नू ने कहा। नंबर ठीक होगा, बात करो। क्या उसे फ़ोन पर बताओगे कि नहीं हम उससे मिलेंगे? राघव क्या उठा। तभी बात बनेगी। वो मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, राघव मुस्कुराया। बल्कि वो तो ये सोचकर खुश होगा कि पंछी आसानी से उसके जाल में फंस रहे हैं। राघव ने कपूर के दिए तुली के नंबर पर फ़ोन किया। बैल हुई और फ़ौरन ही तुली की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, तुली, राघव ने कहा। तुम कौन हो? राघव, तुम तुली ही हो? हाँ। तुली का सतर्क स्वर कानों में पड़ा। मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली है। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुली की आवाज़ नहीं आई। बोल, जवाब दे। हमें आपस में साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। हम जानते कि तुम एफआईए के एजेंट हो। हम कौन? तीरथ और मन्नू भी मेरे साथ हैं। तुम लोग मिल गए? हैरानी है। मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? मिल गया। तुम काम की बात करो। ऑपरेशन टू किल खत्म हो गया? तुमने याददाश्त मिटा दी थी इस ऑपरेशन की, फिर क्यों? मन्नू के पास है इस बात का जवाब। गलती मन्नू ने की तो मेरे और तीरथ के पीछे क्यों पड़ गए तुम? मन्नू की वजह से सीआईए हरकत में आ गई। माइक तुम लोगों को ढूंढ रहा है। हम नहीं चाहते कि बात बाहर जाए, इसलिए मार रहा हूँ मैं। ज़रूरी है। मन्नू ने माइक से बात की है। तुम लोगों के बारे में बता दिया उसने। मन्नू कहता है कि उसने माइक को कुछ नहीं बताया। उसका भरोसा नहीं किया जा सकता।
ऐसा मत कहो, वो सच कहता है। उसने मुंह खोला होता तो इस वक्त वो माइक के पास होता, मेरे साथ ना होता। मुझे ऑर्डर है तुम लोगों को ख़त्म करने का। तो तुम पीछे नहीं हटोगे? नहीं, ठीक है। राघव के होंठ सिकुड़ चुके थे। हम तीनों ही तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। ताकि मुझे मार सको? नहीं, ये बात नहीं। तुमने इसी मुद्दे पर आराम से बात करनी है। राघव ने कहा। बात फ़ोन पर हो सकती है। फ़ोन वाली बात होती तो मैंने फ़ोन पर ही कर ली होती। ये मिलकर करने वाली बात है। मैं जानता हूँ कि तुम तीनों मेरी हत्या करने की सोच रहे हो, परंतु कोई फ़ायदा नहीं। यकीन करो तुली, ये बात नहीं है। मेरी सुन लो, मैं मारा गया तो एफआईए के दूसरे लोग तुम लोगों को ख़त्म करने के लिए मैदान में आ जाएंगे। तुम तीनों बच नहीं सकते। तो मैं मारने का हमारा कोई प्लान नहीं है। तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। मिल लो। तुली की आवाज़ राघव के कानों में पड़ी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इस मुलाकात में तुम कोई चाल नहीं चलोगे, एफआईए के एजेंट का घेरा नहीं डलवाओगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या पता तुम लोग मेरी हत्या का इंतज़ाम कर दो मिलने की जगह पर। ऐसा नहीं होगा। मैं ये भी यही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। तुली का शान सर कानों में पड़ा। तुम्हारी तरफ से ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम हमारी हत्या की कोशिशें कर चुके हो। अगर तुम शराफत से मिलोगे तो मेरी तरफ से भी कोई बदमाशी नहीं होगी। राघव ने होंठ बींच लिए। उधर से तुली भी खामोश रहा। ठीक है, राघव बोला। मैं तीरथ और मन्नू से बात करके तुम्हें फिर फ़ोन करूँगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। राघव ने रिसीवर रखा और पैसे चुकाकर तीनों वहाँ से निकले और आगे बढ़ गए। तुली मिलने के लिए तैयार है, परंतु मुझे शक है कि इस मुलाकात में वो हमारी मौत का इंतज़ाम कर लेगा। वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहेगा कि हम तीनों को एक साथ ख़त्म कर दे। राघव ने गंभीर स्वर में कहा। हम बेकार में तुली से बात करने के चक्कर में पड़ रहे हैं। तीरथ झल्लाकर बोला। रहने दो ये सब। तुली से बात किए बिना हालात नहीं संभलेंगे, राघव ने कहा। ज़रूरी है उससे बात करना, लेकिन खतरा है, मन्नू ने गंभीर स्वर में कहा। खतरा तो हमें हर जगह पर है। अगर हमने तुली को इस बात का यकीन दिला दिया कि एफआईए उसे भी खत्म कर देगी तो बात हमारे हक में ठीक हो सकती है, लेकिन तुली का? एफआईए तुली के दम पर नहीं टिकी हुई कि तुली के समझते ही सब ठीक हो जाएगा। तीरथ ने कहा। सबसे पहले तो यही कटे ना कि तुली समझे। तुली समझ गया तो वो क्या करेगा? उसके पीछे पूरी एफआईए है जो कि अपना काम पूरा हुआ देखना चाहती है। राघव के होठ बिछ गए। तीरथ सही कहता है, मन्नू ने सहमति में सिर हिलाया। हमारे पास कुछ और करने का रास्ता भी तो नहीं, राघव बोला। हम एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। एफआईए को हमने यकीन दिलाना है कि जो हम जानते हैं वो हम किसी को बताने वाले नहीं, और एफआईए तुम्हारी बात का यकीन कर लेगी। तीरथ ने कड़वे स्वर में कहा। बेशक ना करे, परंतु हमें कोशिश तो करनी है। ये सब बेकार लग रहा है मुझे, मन्नू परेशान से कह उठा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, तीरथ ने कहा। एफआईए के हाथों हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि हम चुपचाप यहाँ से कहीं दूर खिसक जाएं। माइक जो कि सीआईए का जासूस है, वो सारी जानकारी के बदले लाखों डॉलर देगा। वो हम आपस में बांट कर कहीं दूर भाग सकते हैं, मन्नू ने कहा। इस बारे में सोचा जा सकता है, तीरथ तुरंत कह उठा। राघव ने दोनों पर निगाह डालते हुए कहा। मुझे ये बात मंजूर नहीं। क्यों? छिपकर जीना मुझे पसंद नहीं। तुम लोग यहाँ जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, मैं तुली से मिलूंगा। वो तो मैं मार देगा। जो होगा देखा जाएगा। मैं तुली से ज़रूर मिलूंगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मन्नू गंभीर स्वर में कह उठा। तीरथ खामोश रहा। हमें कोई ऐसी जगह चुननी है जहाँ तुली से मिला जा सके। वो जगह भीड़ भाड़ वाली नहीं होनी चाहिए। क्यों? ताकि कोई गड़बड़ हो, गोलियां चले तो दूसरे लोग खामा खाना मरे। मेरे ख्याल से जगह भीड़ भाड़ वाली हो तो ज़्यादा ठीक होगा, मन्नू बोला। वहाँ एफआईओ को गोलियां चलाने से कुछ तो परहेज होगा। ये भी ठीक है, सोचा जा सकता है। मन्नू ने चलते चलते तीरथ पर नज़र डाली। तुम क्यों खामोश हो? क्या हमसे अलग होने की बात सोच रहे हो? मन्नू क्या उठा। पता नहीं, तीरथ सोच भरे सर में कह रहा था। अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। तभी राघव का फ़ोन बजा। हेलो। क्या बात हुई फ़ोन पर? एक्स्ट्रा का सर कानों में पड़ा। मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ। ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरी है, जिन तुम्हारे पीछे हैं। तुम कहीं भी खतरे में गिर सकते हो। उधर से एक्स्ट्रा ने कहा। तुम अभी मुझे देख रहे हो? राघव ने पूछा। हाँ, तुम तीनों मेरी नज़र में हो। धर्मा भी तुम्हारे साथ है, साथ ही समझो। इसे वो मेरे पास नहीं, कुछ देर में आएगा। तुम बोलो, तुली से बात हुई? हाँ। कहने के साथ ही राघव ने सारी बात बताई। तुली से मिलना खतरनाक भी हो सकता है। परवाह मत करो, उससे मिलो। हम तुम पर नज़र रखे हुए हैं। एक्स्ट्रा का सर कानों में पड़ा। वो एफआईए है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, राघव ने कहा। सामने जाए बिना ये मामला किसी नतीजे पर पहुंचने वाला नहीं। तुम लोग मिलो तुली से। मन्नो तीरथ का प्लान भी हो रही है, बातों पर था। कैसी जगह पर मिला जाए? भीड़ वाली जगह पर। वो जैसी भी है, सरकारी लोग हैं। भीड़ वाली जगह पर गोलियां चलाने में अवश्य परहेज करेंगे। जगह तुम ही बताओ, राघव ने कहा। बाद में तो मैं फ़ोन करता हूँ जगह के बारे में सोचकर। आज नहीं, तुली से कल मिलना, ताकि हम भी पूरी तैयारी कर लें। ठीक है, राघव ने कहा। फ़ोन बंद करके दोनों से बोला। तुली से हम कल मिलेंगे। कहाँ? तय कर लेंगे। कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पर जहाँ और लोग भी हों, राघव बोला। तुम अपने दोस्तों से हमें क्यों नहीं मिलवाते? तीरथ से बोला। वो कर्तव्य लगते हैं, वो हम पर नज़र रख रहे हैं क्या? नहीं, राघव फ़ौरन क्या उठा। बातों से मुझे लगा जैसे वो हम पर नज़र रख रहा हूँ। मुझे भूख लग रही है, हमें लंच ले लेना चाहिए, उसके बाद होटल चलेंगे। हमारा ज़्यादा बाहर रहना ठीक नहीं। अगला दृश्य। न्यूयॉर्क सीआईए चीफ टॉम लैरी। टॉम लैरी ने रिसीवर कंधे और गले के बीच फंसा रखा था। हाथ में एक अस्पष्ट सी तस्वीर थी जो कि किसी युवक की लग रही थी। तस्वीर कहीं दूर से ली गई थी, इसलिए ज़्यादा स्पष्ट न थी,
परंतु उस युवक ने सफ़ेद कमीज़ पहन रखी थी। तस्वीर के खाके से स्पष्ट हो रहा था कि वो कोई स्मार्ट युवक है। तभी कानों में सूजी की आवाज़ पड़ी। सर, माइक लाइन पर है। टॉम लैरी ने रिसीवर हाथ में लिया कि माइक की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो चीफ। ओ माइक, इंडिया में कैसा चल रहा है? तुम कहाँ तक पहुँचे? टॉम लैरी ने पूछा। चीफ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये काम मेरे लायक नहीं है। इस काम में इंतज़ार और बोरियत है। मन्नू से मुलाकात नहीं हुई? वो करना नहीं चाहता। उसने मुंह खोलने का इरादा बदल दिया है। लेकिन कोई और सामने आया है। और कौन? जिसे तुमने मेरा फ़ोन नंबर दिया था। वो कहता है वो भी उसी दल में था जिसने ड्यू कैरी की हत्या की। तो मिलो उससे। वो जानकारी तो सारी देना चाहता है, परंतु गवाही के तौर पर आगे आने को तैयार नहीं। मैंने $20 लाख लगा दिए अगर वो गवाही दे तो। नहीं माना वो। सोच रहा है फिर फ़ोन करेगा। तुम अपने तौर पर इन लोगों की तलाश करवाओ। करवा रहा हूँ। 6 एजेंट इन्हीं की तलाश कर रहे हैं। उधर एफआईए उन लोगों को ख़त्म कर देना चाहती है। कैसे पता? उसी ने बताया जिसने मुझे फ़ोन करके बात की थी। टॉम लैरी की निगाह हाथ में पकड़ी तस्वीर पर जा टिकी। मैं तुम्हें एक खास खबर देना चाहता हूँ, उसी के लिए फ़ोन किया। कहो चीफ। एफआईए के एक सीक्रेट एजेंट के बारे में पता चला, जिसका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो 7-11 के नाम से जाना जाता है। वो बहुत ही खतरनाक, तेज़, चालाक, दिलफेक और ज़बरदस्त हत्यारा है। गज़ब का निशानेबाज है। हमारे एजेंट ने खबर दी है कि वो इस कदर सतर्क रहने वाला है कि नींद में उसकी तीसरी आंख खुली रहती है। उस पर वार कर पाना आसान नहीं। वो आकर्षक है। युवतियाँ उसकी तरफ खिंचती हैं। हमारे एजेंट ने दूर से उसकी तस्वीर ली, परंतु तस्वीर स्पष्ट नहीं आ सकी। 7-11? तुम्हारा मतलब 711? हाँ, 711 भारतीय भाषा में। यूँ तो 7-11 के नाम से जाना जाता है। एफआईए ने उसे 7-11 नंबर दिया है। 7-11 के बारे में पहले कभी नहीं सुना। 7-11 एफआईए का सीक्रेट एजेंट है। इसका इस्तेमाल एफआईए तभी करती है जब उसे बहुत ज़रूरत महसूस होती है। एफआईए के अहदेदारों के अलावा 7-11 का चेहरा किसी ने नहीं देखा। ये एफआईए के ठिकाने पर नहीं देखा जाता। ज़्यादातर इसे फ़ोन पर ही काम के लिए कहा जाता है। यूँ कह लो कि 7-11 एफआईए का गुप्त मोहरा है, जिसे एफआईए खास मौक़ों पर इस्तेमाल करती है। क्या सच में 7-11 इतना स्पेशल है? जितना बताया उतना तो है ही, ज़्यादा भी हो सकता है। 7-11 की पहली जानकारी सीआईए के पास पहुंची है। मैं तुम्हें सतर्क करवाना चाहता था कि तुम्हारा सामना 7-11 से भी हो सकता है, चीफ टॉम लैरी ने कहा। थैंक्स चीफ, मैं 7-11 से ज़रूर मिलना चाहूँगा। नया फसाद खड़ा मत करा देना। जहाँ तक हो सके 7-11 से दूर ही रहना। फिर बात करेंगे चीफ। इतना कहकर उधर से माइक ने फ़ोन बंद कर दिया था। टॉम लैरी रिसीवर वापस रखते हुए तस्वीर को देखता बड़बड़ा उठा। माइक को जितना भी समझा लो, समझेगा नहीं। अगला दृश्य। दीवान उसी हॉल कमरे में दोनों हाथ जेबों में डाले टहल रहा था, जहाँ लंबी अंडाकार टेबल के गिर्द करीब 20 कुर्सियां रखी हुई थीं। फर्श पर कारपेट की वजह से उसके जूतों की आवाज़ नहीं गूंज रही थी। दीवान के चेहरे पर गंभीरता थी। रह रहकर उसके होंठ सिकुड़ जाते थे। कभी वो अपनी ही सोचों में सिर हिलाने लगता था। तभी दरवाज़ा खुला और तुली ने भीतर कदम रखा। उधर उसके देखते ही दीवान ठिठका फिर क्या उठा। आओ तुली। तुली आगे बढ़ा। तुमने मुझे बुलाया? हाँ, कपूर तुमसे बात करना। तभी दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर कपूर ने भीतर प्रवेश किया। वो आ गया। दीवान ने कपूर को देखा। तुली की निगाह भी उसकी तरफ उठी। वे तीनों टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर जा बैठे। कपूर बोला, राघव को मैंने तुम्हारा नंबर दिया था, उसका फ़ोन आया है? हाँ, तुली ने कपूर को देखते हुए सिर हिलाया। वो मेरे से मिलना चाहता है। राघव? वे तीनों ही, तुली ने कहा। मतलब कि राघव, तीरथ तो मन्नू मिलना चाहते हैं तुमसे? दीवान क्या उठा। हाँ, क्यों? ये राघव ने नहीं बताया, कह रहा था कि मिलकर ही बात होगी। तुली ने दीवान को देखा। वे तीनों जानते कि तुम उनकी जान लेने के लिए भागे फिर रहे हो, फिर भी वो तुमसे मिलना चाहते हैं? ये उनकी मर्जी। तुली शांत था। और क्या कहा? यही कि मैं अकेला हूँ, वो भी अकेले आएंगे। वे तीन है, तुम एक। इस मुलाकात में उनके पास बेहतर मौका होगा तुम्हें मारने का। कुछ भी हो सकता है। तुम कहना चाहते हो? तुमने क्या फैसला किया? कपूर बोला। मैं मिलूंगा उनसे। इन हालात में भी वे मुझसे मिलना चाहते हैं तो वे खास बात ही कहना चाहते होंगे, तुली ने कहा। कपूर ने दीवान को देखा। दीवान ने मुंह फेर लिया। वो तो मैं मार सकते हैं, कपूर ने गंभीर स्वर में कहा। मैं भी उन्हें इस मुलाकात में मार सकता हूँ, इस बात का डर उन्हें भी होगा। तुम अकेले नहीं जाओगे उनसे मिलने? क्यों? तुली ने कपूर को देखा। हमारे पास उन तीनों को एक साथ खत्म करने का बेहतर मौका आ रहा है। तुम उन तीनों से मिलोगे, हमारे एजेंट वहाँ घेरा डालेंगे, उन्हें खत्म कर देंगे। तुम्हारी भी यही राय होगी तुली, या कुछ और इरादा है तुम्हारा? कपूर, तुली ने शांत स्वर में कहा। तुम क्या समझते हो कि तुम जो कह रहे हो उसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं होगा? कपूर के माथे पर बल पड़े। तुम्हें लगता है कि वे तीनों तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर उनसे क्यों मिलने की सोच रहे हो? वो मेरी जान नहीं लेंगे, खतरा उन्हें है। क्या मतलब? वे जानते हैं कि तुली के पीछे एफआईए। तुली को मारो तो उनके पीछे एफआईए के कई एजेंट पड़ जाएंगे। वे बचेंगे नहीं, इसलिए वे मेरी जान लेने की सोच भी नहीं सकते। तुली ने विश्वास दोहरे स्वर में कहा। जबकि खतरा उन्हें है, उनके पीछे कोई नहीं। वे सोच सकते हैं कि इस मुलाकात की आड़ में उन्हें घेर कर ख़त्म किया जा सकता है, परंतु फिर भी वे मुझसे मिलना चाहते हैं। कोई बात तो होगी। उन्हें अकेला समझने की भूल मत करो। राघव के पीछे धर्म और एक्स्ट्रा हैं। जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि राघव, तीरथ खतरनाक है। वे किसी से कम नहीं है। तुली बोला। लेकिन इनसे मैं निपट लूँगा। मैंने आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, ये मेरा रिकॉर्ड है।
तो तुम उनसे मिलोगे? कपूर ने सिर हिलाया। अगर एफआईयू का एतराज़ ना हो तो। एफआईयू को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एफआईए चाहती है कि उन्हें तुम्हारे हर कदम की खबर रहे। कपूर ने कहा। मैं खबर देता रहूँगा। कब मिल रहा हूँ उनसे? उनका फ़ोन कभी भी आ सकता है, तो हमें खबर कर देना। अवश्य खबर करूँगा, लेकिन तुम लोग करना क्या चाहते हो? तुली ने पूछा। सावधानी के तौर पर एफआईए के एजेंट वहाँ मौजूद रहेंगे, क्या तुम उनसे मिलोगे? ये ज़रूरी है, दीवान बोला। वे मुझे अकेले में मिलना चाहते हैं। उन्हें इस बात का आभास हो जाएगी कि वहाँ एफआईए है। तुम ये बात विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वे अकेले ही तुमसे मिलने आएंगे? क्या मतलब? राघव इस काम में धर्मा और एक्स्ट्रा की सहायता अवश्य लेगा। मेरे ख्याल में अभी तक तो धर्मा और एक्स्ट्रा इस मामले से अलग है। दावे के साथ कहते हो? नहीं, दावा तो नहीं करता। तो फिर वही करो जो तुमसे कहा जा रहा है। एफआईए तुम्हारे भले के लिए सोच रही है। कपूर ने कहा। सच बात तो यह है कि हमें तुम्हारा उन तीनों से बात करना ही पसंद नहीं, परंतु फिर भी हम तुम्हें रोक नहीं रहे। माइक के बारे में नई खबर? तोली ने पूछा। वो अमेरिकन एम्बेसी में है। जब से आया बाहर नहीं निकला, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ स्थित अपने एजेंटों को उसने इस काम पर लगा रखा होगा। हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि माइक और मन्नू की मुलाकात हो तो हमें पता चल जाए। ज़रूरी तो नहीं कि वे मिलें, तुली बोला। जैनी का कहना है कि उन्होंने माइक को कुछ नहीं बताया। हमें जैनी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे। कपूर ने दीवान को देखा। दीवान गहरी सांस लेकर क्या उठा। एफआईए जानती है कि उन्हें कब कहाँ किस पर भरोसा करना है। तुम भी एफआईए का ही हिस्सा हो तुली। मैं तुम्हें सतर्क कर देना चाहता हूँ कि राघव, मन्नू और तीरथ तुम्हारे दिमाग खराब करने की चेष्टा कर सकते हैं, कोई बात कहकर। तभी वो तुमसे मिलकर बात करना चाहते हैं। उस स्थिति में तुम्हें अपने पर संयम रखना है। मुझे यकीन है कि वे कोई ज़बरदस्त चाल लेकर तुमसे मिल रहा है। कितनी अजीब बात है कि ये बातें मुझे समझाई जा रही हैं। तुली मुस्कुरा पड़ा। हम तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। शुक्रिया, तुली उठते हुए बोला। कोई और बात ना हो तो मैं जाना चाहूँगा। नए हालात में हमें नए हालात से हमें वाकिफ़ कराते रहना, कपूर ने कहा। तुली बाहर निकल गया। कपूर ने सिगरेट सुलगाई। कपूर, दीवान बोला। तुली उन तीनों से मिलने का ज़्यादा ही उत्सुक लगता है। यह बात मैंने भी महसूस की। क्यों? कह नहीं सकता। तुली ने कभी उन लोगों के साथ मिलकर ऑपरेशन टू किल को अंजाम दिया था। तुली के मन में उनके लिए कोमल भावनाएं हो सकती हैं। ये मत भूलो दीवान कि तुली तीरथ के सामने पहुंचकर उसे मारने में असफल रहा। मेरे ख्याल में ये उसी कोमल भावना का नतीजा हो सकता है। वरना आज से पहले तो तुली हर काम में एक बार में ही सफल रहा है, परंतु इस बार वो काम को फौरन अंजाम नहीं दे पा रहा। दीवान के होंठ भिज गए। कुछ तो कहो। कपूर ने दीवान को देखा। तुली, राघव, तीरथ मन्नू से कल मिलेगा। उसी मुलाकात के दौरान चारों को खत्म कर दिया जाए। चारों के मरते ही ऑपरेशन टू किल के खुलने का खतरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दीवान ने गंभीर स्वर में कहा। तुली एफआईए का हिस्सा है, उसे भी खत्म करना हो तो ये काम हर किसी से नहीं लिया जा सकता। ठीक कहा तुमने। हमारे 5 एजेंट इस काम को अंजाम देंगे। इनमें से एक नारंग होगा। सिर्फ नारंग ही जानेगा कि तुली को भी खत्म करना है। नारंग खामोशी से तो तुली को शूट कर देगा, कोई समझ भी नहीं पाएगा कि तुली को किसने मारा। ये ठीक रहेगा। हमारी मजबूरी है तुली को ख़त्म करना। अगर ऑपरेशन टू किल को हमेशा के लिए दफन करना है तो इन चारों को ख़त्म करना ही पड़ेगा। कि सीआईए के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ समाप्त हो जाए और ये मामला ख़त्म हो जाए, दीवान ने कहा। तभी दीवान का फ़ोन बजा। दीवान ने बात की। उधर से कहा गया, न्यूयॉर्क से 776 लाइन पर है। लाइन 2, दीवान बोला। दो पलों बाद ही विक्टर की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं हूँ, कहो। पता चला है कि ऑपरेशन टू किल के दल के एक मेंबर ने चीफ टॉम लैरी से बात करके मुंबई में मौजूद माइक का नंबर लिया है। वो माइक को ड्यूक हैरी की हत्या के बारे में सब कुछ बताना चाहता है। क्या ये वही है जिसने क्रोशिया से न्यूयॉर्क सीआईए को फ़ोन किया था? दीवान ने पूछा। नहीं, ये दूसरा है। उसके बारे में कोई और खबर? इतनी खबर है। तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। गोवा कब घूमने आ रहे हो? दीवान ने पूछा। अगले महीने। आ जाना, पैसे बैंक अकाउंट में मिलेंगे तुम्हें, कहकर दीवान ने फ़ोन बंद किया। कपूर दीवान को देख रहा था। राघव या तीरथ ने माइक से संपर्क साधा है ऑपरेशन टू किल के बारे में जानकारी भेजने के लिए। ओह, ये तो गलत हुआ। लेकिन अभी माइक से वो मिल नहीं पाया। एम्बेसी पर और माइक पर नज़र रखी जा रही है। यह बात हमें तुली को बता देनी चाहिए। तुली से कोई फालतू बात मत करो, कपूर ने कहा। उसे ही बात बताने को कोई फ़ायदा नहीं। वो जो करना चाहता है उसे करने दो। दीवान उठा और जेबों में हाथ डालकर टहलते हुए कह उठा। कपूर, हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। राघव, तीरथ और मन्नू में से कोई भी माइक को ऑपरेशन टू किल की जानकारी भेज सकता है और उन्हें मिलने से हम रोक नहीं सकेंगे। कपूर के होठ भिज गए। माइक को सब कुछ पता चल सकता है। वो तीनों में से किसी को इस बात के लिए भी तैयार कर लेगा कि वो अमेरिका के हक में गवाही दे। सीआईए ऐसे मामले में डॉलर लुटाने में सबसे आगे है। ड्यूक हैरी की हत्या के मामले को सीआईए इस तरह तोड़ मरोड़ के हमारे देश के सामने पेश करेगी कि हमसे जवाब देते नहीं बनेगा। वो इस बात को तो बीच में से मक्खी की तरह निकाल देंगे कि जब ड्यूक हैरी की हत्या की गई तब वो ब्रिगेडियर छिब्बर से हमारे देश के राज खरीद रहा था। तुम क्या कहना चाहते हो? वक्त कम है, काम ज़्यादा, हालात नाजुक हैं। हमें 7-11 का इस्तेमाल करना चाहिए। 7-11? कपूर चौंका। दोनों की नज़रें मिली। क्या कहते हो? दीवान ने पूछा। ये तो 7-11 की मर्ज़ी पर है कि वो ये काम करता है कि नहीं, कपूर ने गंभीर स्वर में कहा। 7-11 को ये काम करना होगा। जल्दी नहीं है। एफआईए का एकमात्र वही ऐसा एजेंट है जो महामहिम राष्ट्रपति जी का ऑर्डर मानने को बाध्य है, हमारा नहीं।
वह एफआईए के अंडर ज़रूर है, लेकिन उसे स्पेशल एजेंट का नाम हासिल है। एफआईए के पास हर एजेंट का रिकॉर्ड है, परंतु एजेंट नंबर 711 का कोई रिकॉर्ड एफआईए के पास नहीं है। वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, जबकि एफआईए भी राष्ट्रपति जी के अंडर है। दीवान के होंठ सिकुड़े। कपूर ने कश लिया। सुना है कि 711 राष्ट्रपति जी का खास कमांडो हुआ करता था। उसे मिलिट्री की ट्रेनिंग भी हासिल है, वो पुलिस ट्रेनिंग भी ले चुका है। मालदीव की यात्रा के समय जब राष्ट्रपति जी पर जानलेवा हमला हुआ तो 711 ने ही राष्ट्रपति जी की जान बचाई थी। वो मिलिट्री के कई मिशनों में जान की बाजी लगा चुका है। 711 के बारे में कई बातें सुनने को मिल जाती हैं। वो जो भी है काबिल है दीवान, कपूर ने गंभीरता से कहा। लेकिन उसकी हकीकत से हम अनजान हैं, दीवान बोला। इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो देश की सेवा करने वाला होना चाहिए, जो कि है। हमारे लिए इतना ही बहुत है। 711 के पास हमारे कोड हैं, हमारी सारी फाइलें चेक कर सकता है। देख सकता है कि एफआईए किस मिशन पर क्या कर रही है, या बीते मिशनों पर क्या हुआ। मेरे ख्याल में राष्ट्रपति जी ने उसे काफ़ी ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं। इस काबिल होगा वो। क्या पता, हमने उससे ज़्यादा काम नहीं लिया, लेकिन पता चला है कि राष्ट्रपति जी गुप्त मिशनों में उसका इस्तेमाल बराबर करते रहते हैं। तुम उसे क्या काम सौंपना चाहते हो? उसे सारे हालात से वाकिफ़ कराया जाएगा कि ऑपरेशन टू किल नाम का मिशन अब किन हालातों में वापस आए। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। कपूर ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? तुली, मन्नू, तीरथ और राघव से मिलने वाला है। हम तुली को भी ख़त्म करा देना चाहते हैं। ये बात अगर 711 को पसंद ना आई तो उसे इसमें क्यों ऐतराज़ होगा? मैंने संभावना जाहिर की है। तो ज़रा इस बारे में भी सोचो कि उन तीनों में से कोई माइक से जा मिलता है तो तब क्या होगा? कपूर ने गहरी सांस ली। 711 का काम होगा सब कुछ ठीक करना, बेशक तुली को मारा जाए या ना मारा जाए। जल्दी मत करो, सोच लो। 711 के बीच में आते ही हम स्वतंत्र तौर पर कोई फैसला नहीं ले सकेंगे। फिर ये काम उसका हो जाएगा। दीवान के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे, फिर बोला, ठीक है, हम एक चांस लेते हैं। तुली जब उन तीनों से मिलेगा तो चारों को एक साथ खत्म कर देंगे। नारंग को सारा मामला समझा देना। तुली का फ़ोन कभी भी आ सकता है कि वो इनसे मिलने वाला है, कपूर ने कहा।